can trust me, promise I'm alone. I won't tell a soul, send it to my phone. Good morning, students. Today I'm going to start the next topic of physics, that is combination of resistance और resistors. इसके पहले मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर होता क्या है, कैसे वो सब फंक्शन करता है. अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है हम लोग को कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर, यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टर को कंबाइन कितने तरीके से किया जा सकता है और कैसे कैसे उसको कंबाइन करते हैं, ये हमको आज सीखना है. हाउ वी कैन कंबाइन द रेसिस्टर, दैट आई हैव टू नो टुडे. चलिए आज इसी के बारे में कुछ समझने का कोशिश करते हैं. तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टर के थ्रू ही आएगा, तो ये प्रोसेस है और ये मतलब इस डिवाइस के थ्रू रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसलिए मैंने यहाँ दोनों टर्म लिख दिया है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टर बोथ आई हैव मेंशन्ड हियर. तो जब कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टर ही कंबाइन करेंगे वायर के साथ या जो भी. तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो जनरली दो टाइप का होगा. पहला जो कॉम्बिनेशन है वो इन सीरीज, यानी कॉम्बिनेशन जो पहला कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे रेसिस्टर का वो सीरीज में भी हो सकता है, और दूसरा जो एक तरीका है वो क्या है, पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं. यानी ये भी हम बोल सकते हैं देयर आर टू मेथड्स टू कंबाइन द रेसिस्टर्स. फर्स्ट वन इज इन सीरीज एंड सेकेंड वन इज इन पैरेलल. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि सीरीज में कैसे रेसिस्टर को कंबाइन किया जाए. सीरीज में रेसिस्टर को कैसे कंबाइन किया जा सकता है, उसके बाद फिर हम पैरेलल का कंडीशन देखेंगे, क्या क्या कंडीशन को वो फुलफिल करता है. तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं. तो मैंने जैसे बताया कि हमको भी किसके बारे में सीखना है, सीरीज के बारे में. तो सीरीज में क्या क्या हो सकता है, तो वो दो कंडीशन को पहले वो फुलफिल करेगा. अगर वो दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो समझेंगे कि रेसिस्टर इन क्या है, सीरीज में है. अदरवाइज वो रेसिस्टर इन सीरीज नहीं हो सकता. तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि किसी भी रेसिस्टर को सीरीज में होने के लिए इफ इज सेड टू बी इन सीरीज, मतलब कोई भी रेसिस्टेंस इज सेड टू बी इन सीरीज कहा जाएगा कब, इफ सेम करंट पास थ्रू देम, यानी सर्किट के थ्रू जो करंट पास करेगा वो हर पोजीशन पे सेम ही होगा. लेट सपोज ये हम एक सर्किट अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस भी ले लिया इसका. ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, करंट करंट करंट. तो जो करंट का अमाउंट लेट सपोज आई हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हर जगह पे ये आई जो होगा वो अपने आप में पूरा का पूरा ये कंप्लीट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कहीं पे नहीं होगा. यानी यही बताना चाह रहा था, इफ सेम करंट पास थ्रू देम, यानी इन सीरीज में तभी समझा जाएगा जब उससे जो करंट पास करेगा वो क्या होगा, हर जगह पे सर्किट में सेम होना चाहिए. दूसरा ये कंडीशन बोल रहा है कि सीरीज में होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सप्लाई इज इक्वल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां से होगा जितना भी हो पोटेंशियल डिफरेंस, वो सप्लाई जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल डिवाइस. अब लेट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो है वो भी है, अब उसमें कितना रेसिस्टर लगा हुआ है सर्किट में, उसमें वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. यानी इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेट सपोज अगर इस सर्किट में दो रेसिस्टर जो है, इसमें दो रेसिस्टर लगा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक में अगर मान लो फर्स्ट जो रेसिस्टर लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस R1 है और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मान लेते हैं कि V1 होगा, दूसरे वाले में V2 होगा. तो जो यही बताना चाह रहा था कि जो V होगा वो तो ओवरऑल इंडिविजुअल के क्या होगा, सम के इक्वल होगा, यानी ओवरऑल इंडिविजुअल के यानी V1 प्लस V2 होगा. यानी ये दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तब जाकर कॉम्बिनेशन को किस में कहेंगे, सीरीज में कह सकते हैं. अब इसको कैसे क्या फंक्शन करता है वो जरा सीख लेते हैं. तो देखिए होगा क्या इसमें सीरीज में. तो पहले भी हम आपको सीरीज के बारे में बता देते हैं, उसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन बताएंगे वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं.
ये जो हम बता रहे हैं अभी, ये 2 रेसिस्टर के लिए बता रहे हैं। फिर इसी टाइप से हम 3 रेसिस्टर, 4 रेसिस्टर, n रेसिस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी 2 रेसिस्टर पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए कि ये एक सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें कि 2 रेसिस्टेंस हमने लगा दिया, प्लस माइनस, यानी करंट का फ्लो इस डायरेक्शन से होगा, इस टाइप से। यहां जो रेसिस्टर मैंने लगाया उसका सपोज मान लो रेसिस्टेंस जो है वो R1 है, और यहां जो मैंने लगाया उसका जो है रेसिस्टेंस वो R2 है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, और जो करंट पास हो रहा है थ्रू, अभी मैंने क्या बताया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट का अमाउंट हर जगह पे क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये ओवरऑल करंट जो होगा वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताए थे, वो इंडिविजुअल, जितना रेसिस्टर लगाएंगे वो इंडिविजुअल उसमें क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो लेट सपोज R1 जो रेसिस्टर है वहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 मान लेते हैं, और यहाँ पे R2 के जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, उसका जो टोटल करंट का अमाउंट है उसको I मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, अपने आप में कंप्लीट। पहला जो रेसिस्टेंस है वो R1 है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। दूसरा जो रेसिस्टेंस है वो R2 है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। और जो टाइम ड्यूरेशन जो लगेगा टोटल ओवरऑल करंट को फ्लो होने में, उसको अभी हम सपोज मान के चल रहे हैं क्या, T। तो अब यहाँ से पैरेलल सीरीज के कंडीशन में कैसे कैसे ये फंक्शन करता है एक बार हम वो देख लेते हैं। तो कंडीशन तो आपको पता ही है, अगर मान लो V हमको निकालना है, इसमें टोटल V जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, V1 प्लस V2। वो कंडीशन मैंने पहले ही आपको समझा दिया, तो ये अभी आपको समझ के रखना है, ठीक ना। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से V1 का वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ से, तो V1 का वैल्यू क्या हो सकता है, R1 इंटू I। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू, ओम्स लॉ से पढ़े हैं ना, V इक्वल टू R इंटू I। अब हमको निकालना है V1, तो V1 तो मेरा यहाँ पर है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना R1 है, इस कारण से मैंने R1 लिखा, और करंट का अमाउंट तो सब जगह सेम है इसलिए मैंने I लिखा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हमको V2 फाइंड आउट करना है तो V2 के लिए क्या लिखेंगे, R2 इंटू I, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। तो अगर कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 मतलब एक दूसरे को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R1 इंटू I प्लस R2 इंटू I। यही हो सकता है ना, यही होगा। अब ये होगा V1 प्लस V2 इक्वल टू, यहां से देखिए I कॉमन हो जाएगा, क्या I कॉमन चला जाएगा, तो R1 प्लस क्या R2, और यहाँ पे I कॉमन ले लिए दोनों से। अब देखिए V1 प्लस V2 ये दिया हुआ है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 टोटल किसके सम के इक्वल है, V के। तो यहाँ क्या करते हैं, हम इसके जगह पे V पुट कर देते हैं। तो अब ये क्या बन गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या, इंटू I हो गया ये। अब आगे इसमें और समझ लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो V इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू I आ गया। अब इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो मैंने शुरू में ही आपको क्या बताया था कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है, R इंटू I। अब इस V को R इंटू I की जगह पे कर सकते हैं ना, तो V R इंटू I हो गया इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू I और I कैंसल आउट, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी इसका मतलब ये कहने का हुआ कि अगर रेसिस्टर इन सीरीज है, अगर रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में कंबाइन किया गया है, तो टोटल यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। यानी जितना रेसिस्टेंस में ऐड करते जाएंगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा
उसके सम के इक्वल होगा। अब तो ये मैंने 2 पर बताया। अब लेट सपोज अगर इसी कंडीशन में 3 रेसिस्टेंस होता तो क्या होता। इसी कंडीशन में अगर 3 होता तो क्या होता। तो सेम यही पैटर्न रखते तो R इक्वल टू उसमें क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता ना। अब सपोज मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्किट तैयार करेंगे, उसमें नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो हम इंक्रीज करते। तो लेट सपोज एट दैट टाइम नंबर ऑफ रेसिस्टेंस बी एन, तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को उस समय हम एन अगर मान लेते हैं तो पैटर्न तो यही होगा, यानी आर एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, या आर टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस क्या Rn हो सकता है। यानी फाइनल कंक्लूजन जो होगा n रेसिस्टेंस के लिए जो कि इन सीरीज में हो, उसका कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज वो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर ही लेते हैं। अब एक सर्किट डायग्राम बना है जो कि सीरीज में है। एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया, एक सर्किट ड्रॉ किया जिसमें कि मैंने 3 रेसिस्टेंस लिया, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ठीक, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 4 ओम। 4 ओम का रेसिस्टेंस है। करंट फ्लो हो रहा है सब जगह से। तो पूछा जाएगा आपसे कि इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, या फिर इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस ही पूछ सकता है। इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, इसका फिर यहाँ पे जो रेसिस्टेंस उसका रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट क्या हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया कि ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ओवरऑल इस टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी तो 3 ही है सर, 3 ही रेसिस्टर यूज किया गया है, तो यहाँ पे 3 पे ही चलेगा। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 4 3 7 इंटू 9 ओम। और एक आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया, 9 ओम, इसमें सीरीज में। अब इसी टाइप से जो दूसरा होगा वो क्या होगा, पैरेलल का कंडीशन देखना है। तो पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके बाद पैरेलल का कंडीशन को अप्लाई करके आपको बताएंगे। देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन है सेम उसी रेसिस्टर वाले में, वो क्या बताया था मैंने, रेसिस्टेंसिंग या रेसिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल में होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसमें भी सेम 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन जो मैंने पहले सीरीज वाले में बताया, जैसे इसका उल्टा, उसमें मैंने क्या बताया कि करंट समय जो सर्किट होगा उसमें करंट का अमाउंट हर एक जगह पे सेम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी वोल्ट वी जो होगा वो हर एक पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम में वो सेम होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। और करंट जो होगा वो इंडिविजुअल सम के इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें मेन सप्लाई का जो करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितना भी उसमें रेसिस्टर लगा होगा उसके अनुसार। तो चलिए समझते हैं कि पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये है कि पहला जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे सर्किट में वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज सेम। कैसे समझते हैं सो देखिए। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, और ये है किस चीज का कॉम्बिनेशन, पैरेलल का। तो ये जरा सोच समझ के हमको देखना है कि पैरेलल में कैसे करना है। तो सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ किए, सर्किट मैंने बना लिया, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है ना। अब लेट सपोज यहाँ जो रेसिस्टेंस है उसको हम, या ऊपर वाले कोई जो भी हो उसको हम R1 कर दें और इसको हम क्या कर देते हैं, R2 कर देते हैं। अभी मैंने क्या बताया, इसमें जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर जगह पे क्या होगा, वो सेम होगा। यानी यहाँ पे भी V वो होगा, यहाँ पे भी V होगा। यानी अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यानी V होगा। करंट जो सप्लाई होगा
वो यहाँ तक तो ठीक से चला जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा उसको दो डायरेक्शन में टूटना पड़ेगा। दो रेजिस्टर है ना, तो दो डायरेक्शन में, तो करंट को इधर भी जाना होगा और करंट को इधर भी जाना होगा। तो इस फॉर्मेट में तो टोटल अमाउंट लेके नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे जो R1 रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ का जो करंट का अमाउंट होगा उसको I1 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो होगा वो उसको I2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट जो हम बता रहे थे कि टोटल अमाउंट जो अब करंट जो होगा वो हर एक रेसिस्टर के में जो करंट यूज किया गया है उसके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। यानी I इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे दो रेसिस्टर है तो दो यूज करेंगे। तो ये इसका क्या था, दूसरा कंडीशन था। अब इसी को इसको ड्राइव कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूला क्या बनता है, सो जरा देख लेते हैं। तो ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट ऑफ द सर्किट क्या होगा, सेम होगा, और करंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब करंट चेंज करेंगे तो फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कैसे कैसे क्या होगा। अब इसको सब अप्लाई करके हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे ये होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया I इक्वल टू I1 प्लस I2, सॉरी I1 प्लस I2, ये होगा ना। अब I1 का वैल्यू क्या हो सकता है, I1 इक्वल टू क्या हो सकता है, पढ़े है ना हम लोग कि I इक्वल टू होता है क्या, V बाई R, ये फॉर्मूला पर है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल वाले कंडीशन में वही रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ था, दो, R1 R2, तो यहाँ पे व्यू I1 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 हो जाएगा। ये मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर I2 को निकालना हो तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होगा नहीं, लेकिन दूसरा जो रेजिस्टेंस था वो कितना का था, R2 का था, तो ये R2 लिख दे। यानी ये दो इक्वेशन बन गया क्या, इसको मैं ज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को हम क्या कर दें, कंपेयर करके देखें या ऐड करके देखें, तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, LHS को LHS की तरफ I1 प्लस I2 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, V बाई R1 RHS में, और इधर हो जाएगा V बाई R2, दोनों का ऐड कर लेंगे, ये इक्वेशन बनेगा। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं ना, V बाई R1 प्लस V बाई क्या R2। अगर इसको हम इक्वेट करें आगे की तरफ तो क्या हो सकता है, V इक्वल टू, मैंने I इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया ओम्स लॉ से, V बाई R, तो क्या हो जाएगा, ये V की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या उसको, तो V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। अब देखिए V सबसे कॉमन में निकल जाएगा, तो V बाई R इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये और ये कैंसिल आउट, यानी ओवरऑल जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा इन पैरेलल वो क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हो जाएगा। यानी पैरेलल के कंडीशन में अगर उसमें दो रेसिस्टेंस लगा हुआ हो तो उसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा। अब सपोज इसी में अगर तीन रेसिस्टेंस लगा हो तो क्या कंडीशन बन सकता है, वो एक बार देख लेते हैं। तीन हो तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वही, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, क्योंकि नंबर ऑफ रेसिस्टर कितना है इसमें 3 है, और इसमें अगर नंबर ऑफ रेसिस्टर n कर दे तो फॉर्मूला विल बी अलग डिफरेंट, बस n के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 डॉट 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 1 बाई Rn, ये हो जाएगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अब जो है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का क्या टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। तो एक न्यूमेरिकल इसमें बना लेते हैं, समझ, ये मान लेते हैं 2 ओम, ये मान लेते हैं 3 ओम, और ये मान लेते हैं क्या 4 ओम, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही था, 3 रेसिस्टर का है,
फार्मूला वही लिखेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पुट कर देंगे यहाँ पे 1/r1 में अगर इसको एज्यूम करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, इसको दूसरा तो 1/r3 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एलसीएम सबका 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा ना 2, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल 6, 4, 10 और 3 13/12, यानी 1/r इक्वल टू हो गया 13/12। तो r का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, जस्ट इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो 12/13 ये हो गया मेरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इतना क्या ओम ना, ओम इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया। तो इस टाइप इसको आप डेसिमल के फॉर्मेट में भी ला सकते हैं डिवाइड करके। तो इस टाइप से हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसका, रेसिस्टेंस, जब वो कंबाइन किया जाए पैरेलल के फॉर्मेट में। अब आगे का टॉपिक अब डिस्कस करते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करता है, अब उस चीज को समझना है, कैसे ये हीटिंग इफेक्ट होता है, इसका क्या इफेक्ट और हो सकता है, उसको समझते हैं। तो एक नया टॉपिक ही है, क्या है उसका नाम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये होता कैसे वो जान लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी करंट पास होने के लिए ये जरूरी है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं तो चार्ज फ्लो करेगा कहां से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लेट सपोज ये एक वायर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे, यानी कोलाइज होने के बाद टकराने, कोलाइड इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ टकराएंगे। और हमेशा आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई एक चीज एक दूसरे के सरफेस के साथ रब किया जाता है या टकराता है तो वहां पे फ्रिक्शन होता है, और जहां पे फ्रिक्शन होगा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट कोलाइड विथ ईच अदर, तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो वहां पे वो जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सेम उसी प्रोसेस पे ये काम करता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ कॉलिजन जितना ज्यादा होते जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ, तो वो उतना ज्यादा क्या होगा, गर्म होते जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बीच फ्रिक्शन होगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा, उतना वो ज्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट को वो शो करेगा। तो हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस चीज को समझना जरूरी था। तो इसके लिए क्या समझे कि उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के थ्रू एक दूसरे से मतलब करंट सप्लाई करता है, तो जब एक दूसरे के साथ टकराता है तो टकराने के थ्रू वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करता है, और फ्रिक्शन करते ही जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। दैट इज, अब यहाँ पे वो चार्ज के थ्रू हो रहा है, तो हम उसका नाम क्या पड़ गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका ये जो है ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है और ये हो कैसे रहा है, तो इसका डिपेंडेंसी किस किस चीज पे है वो एक बार समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला हमने बता ही दिया कि नंबर ऑफ कॉलिजन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन, तो वो एक दूसरे के बीच ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, यानी एक दूसरे को बीच रोकेगा, यानी वो क्या, एक दूसरे से उसको क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस। यही ना कि रेसिस्टेंस एक दूसरे के बीच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट या उतना ज्यादा वो कंडक्टर क्या होगा, या उतना ज्यादा वो एप्लायंसेस क्या होगा, हीट होगा। तो पहला जो डिपेंडेंसी हो क्या होगा, रेसिस्टेंस पे। दूसरा सप्लाई ऑफ करंट, यानी करंट का सप्लाई किस रेट से हो रहा है, यानी कितना करंट उसके थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, और कितना करंट तो सप्लाई हो ही रहा है, दूसरा कितना ड्यूरेशन के लिए वो सप्लाई हो रहा है। तो दोनों ही मायने रखता है। तो एक और क्या है, अमाउंट ऑफ करंट यानी आई, और तीसरा टू व्हाट इंटरवल, टू कितना इंटरवल के लिए वो, यानी कितना टाइम पीरियड के लिए वो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो वो भी, यानी ये तीन फैक्टर जो है वो हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है, बताने का कोशिश, या बताता ही है।
यही इसका इसी पे वो डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट हो सकता है। अब सपोज मान लीजिए कि लाइट आया, बल्ब को हम जला दिए, बस जलाया और बंद कर दिए, क्या वो ग्लो मतलब वो तुरंत का तुरंत हीट हो जाएगा? तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए या नहीं चाहिए? तो टाइम ड्यूरेशन उसके लिए चाहिए ही। तो कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया और उसके बीच नंबर ऑफ कॉलिजन कितना है, तो वो हीटिंग इफेक्ट को बताने में या बताता है उसको, वही उसी चीज पे वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है। जब इस टॉपिक को हम समझ लिए तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक चीज और आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी क्या, वर्क। इलेक्ट्रिक एनर्जी जहां पे आएगा वहां वर्क डन होना ही होना है, लेकिन वर्क डन किसके थ्रू होगा, तो चार्ज के थ्रू होगा। तो अब समझना है हमको क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर वर्क डन को। इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब एनर्जी इन द सेंस कि हीटिंग के टर्म में ही ना हो सकता है कि वो कितना गर्म हो रहा है, वही उसका एनर्जी होगा या फिर वही उसका वर्क डन होगा। तो उसको एक बार हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो वो कैसे प्रूव होगा, तो मैंने अभी जस्ट आपको मैथमेटिकल क्या बताया कि जितना भी जो भी टर्म अभी तक हम लोग जो यूज किए हैं, जैसे रेसिस्टेंस यूज किए तो उसको हमको नोटेशन उसका क्या था, आर था। करंट का बताना होता है तो आई से उसको इंडिकेट किए थे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को बताना था तो भी से इंडिकेट किए थे। फिर टाइम ड्यूरेशन को बताना है तो आई टी से इंडिकेट करते थे। नंबर ऑफ चार्जेस बताना होता है तो यानी चार्ज को बताना हो तो क्यू से बताना होता है। नंबर ऑफ बताना हो चार्ज का तो एन से बताते हैं। तो ये सब जो टर्म है इन सबको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब इन सब टर्म को एक सर्किट में ले आते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट कैसे बताना है उसको भी तो समझना है। तो अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक ही टर्म के अलोंग ले आते हैं। तो सपोज मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू आई इंटू टी, बताया था कि नहीं? यानी बताया होगा तो इस टाइप से बताया होगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। जब करंट वाले चैप्टर को मैंने, करंट वाले टॉपिक को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहां पे बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहां से हम Q का फॉर्मूला ले सकते हैं क्या, कि Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब क्वेश्चन ये है कि इसी को क्यों लिया गया, क्योंकि जब कोई भी करंट का सप्लाई होगा वहां चार्ज का होना जरूरी है। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी एक फॉर्मूला है, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी लिखे। अब क्या बताए थे अभी कि जो हीटिंग हो या एनर्जी जहां भी आएगा तो पहले उसके पहले हम वर्क डन को जान लेंगे, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू भी फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे होंगे। तो W इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू बी, पढ़े या नहीं? फॉर्मूला उसमें ही पढ़े होंगे कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था तो उस समय ये फॉर्मूला बताया होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वहां से हम लोग W इक्वल टू वी क्यू इंटू वी लिख सकते हैं ना। अब सपोज मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। अब W इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इस Q के जगह ये वाले फॉर्मूला को हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू वी। हो सकता है इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वी आई टी, कोई दिक्कत, वी आई टी। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा मेरा हीटिंग इफेक्ट का, वो पहला फॉर्मूला बनेगा। W इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको हम ये भी मान सकते हैं W इक्वल टू एच, क्यों, हीटिंग इफेक्ट बता रहा है ना ये। तो हीटिंग इफेक्ट इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, वी आई टी। और ये वी आई टी कहाँ से आया, तो ऊपर से, ये हो गया। अब इसको और अगर बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं उसको हम आगे, इसको करने के लिए V का फॉर्मूला, सपोज मान लीजिए अगर और इसको हमको इक्वेट करना हो, V इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है क्या, I इंटू आर, ओम्स लॉ से पढ़ा है ना, V इक्वल टू I इंटू आर। तो H इक्वल टू W इक्वल टू, अब क्या करते हैं, V के जगह हम लोग I इंटू आर को पुट कर देते हैं, तो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, वो I स्क्वायर आर टी। दूसरा फॉर्मूला ये बन जाएगा क्या,
आई स्क्वायर आर टी, यानी पहला फॉर्मूला क्या बना वी आई टी, दूसरा क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी। और हर एक फॉर्मूला का यूज है, ये हर एक फॉर्मूला का यूज है ही हर एक जगह पे। और भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, आई इक्वल टू वी बाई क्या आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो इस दूसरे वाले इक्वेशन को मैं आई को अगर रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, एच इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू आई की जगह वी बाई आर पुट कर देते हैं, तो वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा ना। अब वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बनेगा क्या वी स्क्वायर आर इंटू टी। जो लास्ट फॉर्मूला बनेगा क्या वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर, ये बन गया। अगर तीनों को एक जगह हम लोग लिख दें, अगर तीनों को एक जगह हम अगर लिख दें तो किस टर्म में लिखाएगा ये, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखाएगा। तीन फॉर्मूला बना ना यहाँ पे, तो W इक्वल टू एच इक्वल टू, जो पहला फॉर्मूला मैंने बताया क्या बताया था वी आई टी, दूसरा जो मैंने बताया वो क्या बताया दूसरा क्या बताया मैंने, इक्वल टू, यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा मैंने क्या बताया वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये तीन फार्मूला को हम लोग जब भी हिटिंग इफेक्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये तीन फार्मूला से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से फार्मूला को बनाया गया है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो जनरली हम लोग पावर पढ़े हैं क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे भी वही है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, लेकिन वर्क डन किसके थ्रू किया जाएगा, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू किया जाएगा, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ उस चीज को। तो सेम फार्मूला तो ही होगा, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। अब जस्ट इसके पीछे वाले अभी जस्ट जो मैंने प्रूव किया वहां पे मैंने आपको वर्क डन का एक फार्मूला बताया था, W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फार्मूला क्या बताया था वी आई टी। जस्ट इसके पहले जो मैंने फार्मूला प्रूव किया उसमें ये मैंने डिस्कस किया था, P इक्वल टू W की जगह वर्क डन इक्वल टू W आई टी, W इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ पे भी T यूज कर सकते हैं ये फार्मूला। तो यहाँ से देखिए T और T कैंसल आउट, क्या बच गया यहाँ पे वी आई, यानी पहला जो हम लोग का फार्मूला बनेगा पावर के सेंस में वो क्या बनेगा P इक्वल टू वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू अमाउंट ऑफ करंट। अब इसको और आगे कैसे बढ़ाएंगे सो देख लेते हैं। तो P इक्वल टू मैंने क्या सीखा V इंटू आई। अब देखिए V का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, पढ़े है ना ओम्स लॉ से, I इंटू आर। तो अब क्या करते हैं इस V के जगह हम उसको पुट कर देते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह मैंने क्या बोला क्या पुट कर देते हैं I इंटू आर, तो I इंटू आर और ये I लिख दिए। तो क्या नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो दूसरा फॉर्मूला जो बना वो क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। और कुछ बन सकता है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि देखिए I इक्वल टू क्या एक फॉर्मूला और होता है वी बाई आर, तो इसी में क्या करते हैं उसको हम पुट कर देते हैं। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर, आर और आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बच गया वी स्क्वायर बाई आर। ये मेरा बन गया क्या तीसरा फॉर्मूला। यानी एक सिंगल रो में पूरा लिखना हो तो जो बनेगा पूरा का पूरा वो देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला बना पावर से रिलेटेड। तो पावर इक्वल टू पहला जो फॉर्मूला बना वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट बना। सेम दूसरा जो फॉर्मूला बना उसका क्या बना वो आई स्क्वायर आर बना। और तीसरा जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया आपका वी स्क्वायर बाई आर बना। तो ये तीन फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं जब हमको पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना हो या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में या कहीं पे और, तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं।
अब लास्ट जो एक टॉपिक इसमें यूज किया गया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल में मैंने क्या बताया कि 1 किलोवाट इन 1 आवर, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं वही हम लोग का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक बिल कहलाता है। तो कैसे होता है वो फंक्शन, और उसी को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, और उसी यूनिट के रिगार्डिंग हम लोग को पे करना पड़ता है, 3 रुपया 5 रुपया, जहाँ जैसा जिसका अमाउंट फिक्स किया गया हो उसके रिगार्डिंग 1 यूनिट का चार्ज इतना, दूसरे यूनिट का, तो इस टाइप से उसी को मल्टीप्लाई करके हम लोग देते हैं। तो वो होता क्या है, अभी मैंने क्या बताया, W इक्वल टू था ना यहाँ पे सॉरी, कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो पावर इंटू टाइम। पावर में मैंने क्या बताया, किलोवाट पर आवर होगा ना, तो किलोवाट, तो 1 किलोवाट। टाइम कितना बताया था, 1 आवर के लिए, 1 इंटू 1 आवर। किलोवाट को कन्वर्ट कर दो वाट में, क्या हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में ऐसा यूनिट होता है इसका। तो क्या हो जाएगा, चलिए 36, 1 2 3 4 5, इतना क्या जूल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी है ना तो जूल हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल, यही हम लोग का एक यूनिट होता है। अब इसी के रिगार्डिंग जितना हम लोग यूनिट खर्च करते हैं वो हम लोग को इलेक्ट्रिक बिल के तौर पे उसको हमको जमा करना पड़ता है। तो ये फिजिक्स का पूरा टर्म खत्म, मतलब ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब जो अगला वीडियोस होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको जितना भी फार्मूला, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया उसको समझ लेना है, वीडियोस को देख लेना है सबको। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका सिर्फ न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। आगे का जब वीडियो न्यूमेरिकल का क्लास होगा वो बता दिया जाएगा। थैंक यू।